बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पूरे साल हमें सपोर्ट और अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आपको पहली वर्षगांठ के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के नज़रिए से, जो हम रेजिलियंस दिखा रहे हैं बाज़ार में, चाहे डीकपल्ड बोल लीजिए या ग्लोबल मार्केट के प्रेशर में हम उतना नहीं आ रहे हैं, इस रेजिलियंस के कुछ कारण जो आप देख रहे हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं? नहीं अजय, ऐसा है ना कि अब डीकपल तो नहीं हो सकते कम्प्लीटली, थोड़ा बहुत तो कपलिंग रहेगा, पर अगर दुनिया अगर 10 पॉइंट गिरेगी तो हम 5 पॉइंट गिरेंगे, दुनिया अगर 5 पॉइंट बढ़ेगी तो हम 10 पॉइंट बढ़ेंगे। ऐसा डेफिनेटली एक माहौल बना है। और इस माहौल का वजह यह है कि इफ़ यू सी लास्ट जो 7-8 साल से जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, वेदर इट इज़ जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, जो IL&FS क्राइसिस हुई, कोविड हुआ, उसकी वजह से जो सारे सेक्टर क्लीन अप हो गए, काफ़ी डीलेवरेजिंग हमने देख ली। तो इंडियन कॉर्पोरेट इज़ द मोस्ट डीलेवरेज्ड एवर। अब नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट द बैंकिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कैपिटलाइज्ड इट हैज़ बीन इन एवर। सो एक जगह पे कंपनियों के पैसे बन रहे हैं लास्ट 8-9 क्वार्टर से, अब वो फ्यूचर का उनका आउटलुक अच्छा है, सो वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं एंड बैंकिंग सेक्टर इज़ अवेलेबल टू देम टू रेज फंड्स। सो बोथ द थिंग्स आर नाइसली पॉइज्ड। और तीसरा आप देखें तो जो जियो पोलिटिकली जो इंडिया ने अपने आप को अलाइन किया है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट वो बहुत बड़ी चीज़ है। वी आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड वेदर ऑफ रशिया और ऑफ US, विच इज़ अ बिग थिंग। एंड उसकी वजह से we are becoming a viable option for everybody who is looking at option away from China or now even away from Europe. जो चाइना में एक बार के लिए जो हुआ इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस, इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ की मार्केट ख़राब हुई है, तो वहाँ का सारा फंड्स यहाँ आने लगा। ऑल्सो जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे कर्व्स लगे, उसकी वजह से सारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे आने लगा ना। चाइना का रोल वर्ल्ड में कोई ओवरनाइट कम नहीं होने वाला है, पर अगर किसी कमोडिटी में वो 70% है तो वो 65-60% हो सकते हैं। एंड अब आप यूरोप में भी देख रहे हैं, वहाँ की जो एनर्जी क्राइसिस है, तो वो जो कॉस्ट बढ़ गए हैं आदमी और एनर्जी दोनों के, तो देन वर्ल्ड में इंडिया एक ही जगह है जहाँ पे लार्ज मार्केट है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, पावर कॉस्ट लो है, एंड दैट इज़ अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड। सो इसीलिए हम रेजिलिएंट हैं वर्ल्ड में। आपने सही बात कही। इनफैक्ट हम जो हैं देखते ही देखते जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी और अब सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल परचेजर हो गए रशिया के, जबकि पहले मिडल ईस्ट से सबसे ज़्यादा आता था। लेकिन एक बात ये निकल के आ रही है जब हम बात करते हैं ऐसे कॉर्पोरेट से जो इंटरनेशनली काम कर रही है, कि इंडिया एक रिलायबल इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर की तरह उभरता चला जा रहा है। करेक्ट। तो इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मार्केट एंगल से इसको कैसे देखें। पहले IT और फार्मा इंटरनेशनल सेक्टर्स थे हमारे सबसे ज़्यादा, अब नए इंटरनेशनल सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ये सब इमर्ज हो रहे हैं। वहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं? एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ से 10-15 साल के लिए एक बड़ी तेज़ी होने वाली है। एंड मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक आप अब जाके ले लो, स्टॉक मार्केट में अप डाउन तो होते रहेंगे, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है वो कंटिन्यूसली पैन आउट होती रहेगी। सी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ नेवर हैड इट सो गुड। आप देखें तो जब अर्ली 90s था, तब हमने IT सेक्टर को थोड़े बहुत छूट दिए थे, जिसकी वजह से दे बिकेम सो बिग। फार्मा, इफ़ यू लुक गो बैक टू द 70s, तो हमने वो IPR के रूल फॉलो करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर बढ़ गया। तो इसी तरह आज हम जो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रहे हैं, ना कि आपको छोटे रहने की इंसेंटिव मिल रही है, आपको बड़े होने के लिए इंसेंटिव मिल रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, आदमी, पावर कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वो सारे इंडिया में अभी लो कॉस्ट पर चल रहे हैं, और इसकी वजह से इंडिया इज़ बिकमिंग अ डेफिनेटली अ वायबल मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन। अब हमारे अमेरिकन और यूरोपियन कस्टमर्स को भी चाहिए कि उनको नॉन चाइना एक पार्टनर मिले, एंड इंडिया इज़ डेफिनेटली फिलिंग इन दैट गैप। तो वेरियस सेक्टर्स में वेरियस डिग्री ऑफ सक्सेस है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि इवेंचुअली वी विल मेक अ सक्सेस आउट ऑफ मोस्ट ऑफ दोज सेक्टर्स। सो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मोबाइल ऑलमोस्ट एप्पल आईफोन का 10% ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया से होने लगेगा वेरी वेरी सून। सो दैट टेल्स यू। फिर हम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ पे लाएंगे, EV की इकोसिस्टम यहाँ पे लाएंगे। ये जो पूरी इकोसिस्टम यहाँ पर आ जाएगी, इससे
काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। लास्ट 2-3 साल की बात करें, कमोडिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस मिक्स में। इस बार अर्निंग्स ग्रोथ के मिक्स में कैसे कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा 2003 से 8 का बूम था वाज लेड बाय चाइना, और चाइना वाज लिटरली ईटिंग अप द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से जो कमोडिटीज़ में जो बूम आई थी उस तरह, वो इस बार थोड़ी नहीं लगे। वो द कंडीशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू that kind of a boom right now. Having said that, that doesn't mean commodities cannot go up. Sure. But it will not be a price-led commodity boom. It will be more like the users of commodities are likely to do better. So the composition is, as mentioned earlier, changing towards better businesses in terms of it is a volume-led growth, it is a operating leverage-led growth, और नॉन कमोडिटीज़ लेड ग्रोथ है। सो मैन्युफैक्चरिंग इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वन। और मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है कि हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट तो बड़ी है ही, एंड इवन द डोमेस्टिक साइकिल इज रिवाइविंग, बट एट द सेम टाइम अ बिग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ओपनिंग अप वर्ल्ड ओवर। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फैक्टर। सो जो थोड़ी बहुत हमें जो रिसेशन की डर लग रही है, इसके ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी शायद ना मटेरियलाइज हो, बट वी आर सो स्मॉल इन द वर्ल्ड टुडे कि हमको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे बी आईटी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, आईटी सर्विसेज में जहाँ पे हम ऑलरेडी बड़े हैं, बट जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे हम काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में, वहाँ पे सिर्फ सप्लाई चेन शिफ्ट is good enough for us, for the sector to have a boom. We don't need the world to be in a big boom phase for us to do well. In fact, a little bit of scare in the world is good for India. बहुत ज़्यादा नहीं recession होना चाहिए, but at the same time बहुत तेज़ी हो तो then what happens is के commodity बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें negative impact होता है. So this is actually a sweet spot for India. तो shallow recession से हमें फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी तक चाइना +1 की बात करते थे, लास्ट कुछ हफ्तों में हम यूरोप +1 की बात करने लगे। तो इसके बारे में आपकी क्या व्यू है और कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा इससे? यूरोप +1 इज़ एक्चुअली अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। चाइना से compete करना तो डिफ़िकल्टी है, वहाँ के कॉस्ट काफ़ी लो हैं और वहाँ की गवर्नमेंट क्या कैसे सपोर्ट करेगी वो हम कह नहीं सकते। बट यूरोप इज़ फाइनली अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, और वहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, whether it is power, whether it is land, labor, सब कुछ का भाव बढ़ रहा है, तो they are becoming more and more uncompetitive vis-a-vis countries like India. So वहाँ पे तो definitely, and that is also a more segment where there are better margins. कहेंगे यहाँ पे जो चीज़, जो केमिकल या जो इक्विपमेंट आप यूरोप से खरीदेंगे वर्सेस जो इंडिया से खरीदेंगे, आपको स्ट्रेट अवे 20-30% जैसा सेविंग्स होगा, तो कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है। एंड नाउ वी आर एबल टू प्रोवाइड दो सेम थिंग्स एट pretty much the same quality. ऐसा नहीं है कि हमारी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। सो इसके लिए यूरोप इज़ एक्चुअली अ लो हैंगिंग फ्रूट एज कम्पेयर टू चाइना। रवि, हम लोग 10-12 मिनट से बात कर रहे हैं और एक वर्ड आपने कुछ नहीं तो 4-5 बार इस्तेमाल किया है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। कहीं ना कहीं वो आपके जहन में बैठा हुआ है, लग रहा है आपने इस पर काफ़ी काम किया है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आपकी रिसर्च क्या बता रही है और इसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं? सी मैन्युफैक्चरिंग में पहले तो वाई आर वी सो बुलिश ऑन मैन्युफैक्चरिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली वी आर इंसेंटिवाइजिंग ग्रोथ एंड स्केल। अभी तक हमने हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा था कि हम सब कुछ इंपोर्ट करके ग्रो कर रहे थे। नाउ वी हैव इन्वर्टेड दैट ड्यूटी स्ट्रक्चर। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आवर local entrepreneurs, as well as now the export opportunity is opening up. There are 2-3 places where India still needs to get its act together. उसमें एक है जुडिशरी। इन जुडिशरी आई थिंक जो इतने डिले होते हैं केसेस, कोई भी केस जाता है तो हम सोचते हैं ये तो 10-15-20 साल तक जाने वाला है। वी नीड टू शॉर्टन दोस टाइमलाइन। The enforcement of contract needs to become quick. So that is number one. And second is we need to become part of some large trading block where the access to market becomes easier. ये दो चीज़ हैं जहाँ पे हमें और काम करना बाकी है, but otherwise rest of the things are falling in place for the manufacturing. And from being about 15% of the GDP, manufacturing is going to become 25% of the GDP over the next 8-10 years for sure. 8-10 years, यानी इस फील्ड में मल्टी बैगर्स या अच्छे ग्रोथ ड्राइवर वाली कंपनीज ढूंढना शायद आसान हो जाएगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 4-5 कंपनी हैं जो 3-4 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट करती हैं। बाकी सब कंपनीज इन द रेंज ऑफ 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में जो प्रॉफिट कमाती हैं, ऐसी कम से कम 40-50 कंपनी हैं।
और इन सबकी स्केल हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 years, somewhere about 2 to 4,000 crores kind of profit companies. So there is a large pool of companies available in the manufacturing sector from where you can pick your winners. अब कौन सा कब कैसे चलता है वो तो हमारा काम है देखना. बिल्कुल. और व्यूअर्स में से जितने भी इंटरेस्टेड हैं वो आपके पोर्टफोलियो सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं उसका मजा लेने के लिए. बट मैन्युफैक्चरिंग को और थोड़ा बांटते हैं. एक तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग हो गया, दूसरा ऑटोज और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग. आपका ज़्यादा ध्यान अभी मैन्युफैक्चरिंग किस पार्ट पे जा रहा है? हमारा ध्यान ज़्यादा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग पे है, ना कि केमिकल्स और टेक्सटाइल पे. टेक्सटाइल में आई थिंक वहाँ पर जो ये मार्केट एक्सेस की बात कही हमने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज के तारीख में हम यूरोप में बांग्लादेश के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं. वी नीड टू बी एट द सेम लेवल इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी टू बी एबल टू compete with बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश हैज़ चीप लेबर. बांग्लादेश हैज़ नथिंग एल्स. हमारे पास कॉटन है, हमारे पास पावर है. अभी आप देखेंगे तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा ब्लैकआउट हो रहा है. अभी ब्लैकआउट चल रहा है. दे हैव शॉर्टेज ऑफ पावर. सो वहाँ पर पावर इंटेंसिव तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ लेबर इंटेंसिव काम ही हो सकता है, विच इज़ वेयर द गारमेंटिंग कम्स इन. सो वी नीड टू गेट दैट पार्ट ऑफ द इक्वेशन राइट, और फिर टेक्सटाइल में भी काफ़ी बड़ा बूम आ जाएगा. बट वो अभी तक हुआ नहीं है. केमिकल्स में जो केमिकल्स एक्चुअली वाज द फर्स्ट सेक्टर जहाँ पे बड़ा बूम आया. 2013-14 से हम देख रहे हैं जब चाइना में पोल्यूशन के इशू आए तो उन्होंने जो जिस तरह के कर्व्स लगाए ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से पहला शिफ्ट आया. दूसरा शिफ्ट आया बिकॉज देयर वाज अ ट्रेड वॉर विथ यूएस. नाउ थर्ड शिफ्ट इज कमिंग बिकॉज legitimately everybody wants an option away from China. So those sectors will also boom at some point of time, but at this point of time we are a little not so constructive on those sectors. So capital goods, engineering, auto ancillaries, defense, these are the sectors within manufacturing जहाँ पे हमको अच्छी तेज़ी दिख रही है at this point of time. इनफैक्ट डिफेंस पे थोड़ा और मैं समझता हूँ. इनफैक्ट अगर आप डिफेंस कुछ कंपनीज देखें, उनका मार्केट कैप ओवरऑल इंडिया के मार्केट कैप में बहुत मामूली था कुछ साल पहले तक. 8-10 कंपनियों के IPOs आए. जब आज हम उनसे बात करते हैं तो मालूम चलता है उनकी ऑर्डर बुक 2-3 सालों तक के लिए कम्प्लीटली बुक है. और रोज़ खबरें आ रही हैं, कभी हमने अपना लाइट हेलीकॉप्टर बना लिया, कभी नई मिसाइल बना ली. आप किस तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, विद इन डिफेंस डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट को या इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी? See, defense absolutely domestic as well as export opportunity, लेकिन ज़्यादातर it will remain domestic only. Export opportunities will rarely become more than 5-10% of the company's order books. So ज़्यादातर it has to be the domestic opportunity. Now what has happened is कि अभी तक हमारे यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर तो आया ही नहीं है डिफेंस में, सारे PSUs ही हैं. But having said that, PSUs are not so bad in this sector. They are good companies. And the interests are also aligned. सब डिफेंस PSUs अच्छी मार्जिन्स बनाते हैं, अच्छे ROE बनाते हैं. दो ही प्रॉब्लम थी डिफेंस सेक्टर में, एक कि उनका कस्टमर गवर्नमेंट है तो शायद पेमेंट में आगे पीछे हो सकता है, और दूसरा उनको कब ऑर्डर मिलेंगे वो नहीं पता चल रहा था, तो वो विजिबिलिटी नहीं थी. अब विद द लास्ट जो गवर्नमेंट ने किया कि 300+ आइटम की लिस्ट आई जहाँ पे उन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया, तो वहाँ पे तो चॉइस ही नहीं रहा. क्या होता था कि अब फॉर एग्जांपल कोई एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोई भी इक्विपमेंट उनको प्रोक्योर करना हो तो वो इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के साथ compete करवाते थे और भाव कम कर देते थे, और ऐसा भी होता था कि वो फॉरेन से जाके ले लेते. पर अब वो ऑप्शन उनके पास रहा ही नहीं है. अगर इंडियन इक्विपमेंट शायद क्वालिटी में 0.1% कम है और शायद भाव में 10% ज़्यादा है, फिर भी उनको इंडियन ही लेना पड़ेगा. इसकी वजह से जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर को जो बूम मिला है या बूम मिला है, देयर इज़ अ विजिबिलिटी. और 3 साल नहीं, यहाँ पर 5-7 साल की विजिबिलिटी है, क्योंकि ये जो हम एक शिप बनाते हैं उसका प्रोडक्शन साइकिल ही 7-8 साल चलता है. जो हम एयरफोर्स का रिनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उनके ऑर्डर चलेंगे 7-8-10 साल तक, तो इनके लिए भी काफ़ी विजिबिलिटी है. एंड ऑफ कोर्स मार्केट हैज़ आल्सो स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दैट, और सम अमाउंट ऑफ री रेटिंग हैज़ हैपेंड. बट अभी भी ये स्टॉक काफ़ी एज कम्पेयर टू देयर पोटेंशियल काफ़ी सस्ते चल रहे हैं. और दूसरा, बाजार को तो चाहिए विजिबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी. जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी और विजिबिलिटी मिली, बाजार उसको लाइक करने लगेगा. मैं एक और मैन्युफैक्चरिंग के एरिया पे आपसे जानना चाहूँगा जो 8-10 साल के एक तरह से वनवास कहने से बाहर आ रहा है, वो है ऑटो स्पेस. उसमें भी जो प्रीमियम साइड पे 4 व्हीलर्स CV, वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, चल भी रही है. लेकिन 2 व्हीलर्स अभी भी उतना ज़्यादा
नंबर्स तो नहीं दिखा रहे हैं, और दूसरा है आपका ऑटो एंसिलरी। आप इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो ऑटोज़ का एक प्रॉब्लम ये है कि एक अभी तो एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ी धीमी चल रही है, और दूसरा वहाँ पे ईवी का थ्रेट है, तो इसके वजह से थोड़ा मार्केट शेयर शिफ्ट काफ़ी हो रहे हैं। जो जैसे आपने टू व्हीलर में कहा, तो ई टू व्हीलर्स इज़ टेकिंग अप अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर, तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स हैं उनके नंबर्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। सो एंड वहाँ पे ई टू व्हीलर में कौन विनर निकलेगा वो अभी तक क्लियर नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन माई व्यू, टू व्हीलर इन ऑटो स्पेस इफ़ यू सी, तो पहले सीवी साइकिल रिवाइव होगी, देन ट्रैक्टर्स, then maybe PVs, and then probably two wheelers. This is the pecking order for me in auto cycle, because जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव होगी और जहाँ पे CV और ट्रैक्टर पे डोमेस्टिक डिपेंडेंस ज़्यादा है, ना कि एक्सपोर्ट्स पे। कौन से हैं? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। मतलब आपने क्या क्या ले रखा है टॉप से? नो, सो हमने CV साइकिल प्ले करने का सोच रहा है। सो वेदर इट इज, वी वुड हैव बॉट अ फाइनेंसर एज वेल, वी हैव बॉट एन ऑटो एंसिलरी एज वेल, एंड वी हैव बॉट एन OEM एज वेल, बट CV साइकिल पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि PV और टू व्हीलर्स। वो ज्यादा कैपेक्स ड्रिवन शायद प्रेडिक्टेबल होगा। करेक्ट। सो क्या हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स हुए थे, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस का कॉस्ट गोइंग हाई, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल प्राइसेस गोइंग हाई, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक डिमांड गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड, वो सारे अब ईज हो रहे हैं और वहाँ पर रिवाइवल आ रहा है। डिमांड भी वापस आ रही है, मटेरियल के प्राइसेस भी ड्रॉप हुए हैं और वहाँ पर यूटिलाइजेशन अभी बढ़ रहा है। सो वहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज जो हमने पहले बात की, वो उसका स्कोप काफ़ी है। सो दैट इज जो वहाँ पे वैल्यूएशन भी है आर नॉट फैक्टरिंग इन कि अगर इसका हम हाइपोथेटिकल लेते हैं कि इनका 80-90% अगर यूटिलाइजेशन पहुंच जाता है तो इनके प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अभी भी ये शेयर सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, आपने फाइनेंशियल्स की बात की, तो मैं 2-3 मिनट लेंडर्स यूनिवर्स पे बिताना चाहूँगा। इस बार RBI गवर्नर साहब ने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ हमारे सिस्टम में मल्टी ईयर हाई पे 16% पे आ गई है, बट अगर उस क्रेडिट ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन को देखें, अभी भी लार्जली रिटेल लेड है। आप किस साइड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं अभी? सो आई विल जस्ट टेल यू, हमारे यहाँ जो माइक्रो SME बिजनेसेस हैं वो भी सारे रिटेल में क्लब हो जाते हैं, उनको कॉर्पोरेट में नहीं गिना जाता, बट एक्चुअली आप देखें तो ग्रोथ इज कमिंग मोर फ्रॉम दैट सेगमेंट। ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अब रिवाइव हो रहे हैं, वो लोग अब नया एक नया ट्रक ले रहे हैं, एक नई स्कॉर्पियो ले रहे हैं। सो इस तरह के वगैरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, क्योंकि उनका भी फाइनली अब लास्ट 1-2 साल से पैसा बनना शुरू हुआ है, फ्रेट बढ़ रहा है, फाइनली अपने यहाँ पे ओवरऑल डीजल कॉस्ट और वो सब बढ़ना कम हुआ है या मे बी इवन कम नीचे भी आ रहा है। सो दोज आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू द स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल डूइंग वेल। सो फाइनेंसिंग बिजनेस इज एक्चुअली द फर्स्ट वन टू रिवाइव, बिकॉज ये सारा CV का जो भी सेल होता है वो फाइनेंसिंग बेस्ड होता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू financing cost, it is very sensitive to the businesses making money, and both those things are on revival. So हमारे यहाँ interest cost थोड़े बड़े हैं, but it is nothing as compared to what has happened globally. और ये जो interest cost बढ़ा है, इससे डिमांड में बहुत बड़ा impact नहीं आना चाहिए for the time being. यहाँ से और बड़ा तो definitely something that you have to keep in mind, but at this point of time I can say कि इतना नहीं बढ़े हैं कि हम डिमांड को ज़्यादा इम्पैक्ट कर दें। ठीक है, CV फाइनेंसियर्स में आपकी बात समझ में आई। कि आप रियल एस्टेट साइकिल को भी क्या फाइनेंसिंग एंड से ले रहे हैं? वहाँ भी रिटेल डिमांड बहुत बॉयंट है। एब्सोल्युटली। सो क्या हुआ है ना कि जब प्रीवियस बूम थी हमारी रियल एस्टेट में, तब सब भाव की वजह से और लेवरेज की वजह से हो रहा था। अब ये जो बूम चल रहा है इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रेट इंक्रीज एंड नॉट बिकॉज ऑफ द prices going up. It is more because of the consumer coming to the market and buying. So जो पहले हमारी 20% कंजम्पशन डिमांड हुआ करती थी और 80% इन्वेस्टमेंट डिमांड हुआ करती थी, वो अब फ्लिप हो चुकी है। अब 80% कंज्यूमर डिमांड है और 20% ही इन्वेस्टमेंट डिमांड है, क्योंकि फाइनली इन्वेस्टर तो तब आएगा जब उसका रिटर्न बनेगा। सो अगर भाव नहीं बढ़ रहे हैं तो, और हमारे पास और भी इन्वेंट्री बाकी है 2-2.5 साल की, तो वो क्लियर होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। सो भाव बढ़ने की भाव बढ़ रहे हैं, बट इट इज़ वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ना कि ओवरऑल मार्केट वाइज। सो डेफिनेटली रियल एस्टेट में जो सप्लाई क्रंच हुआ है, जो पहले एक मार्केट को 100 डेवलपर सप्लाई कर रहे थे, आज की तारीख में शायद 10 या 20 ही हैं, तो इसकी वजह से
थोड़ा प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, एंड डिमांड वापस आई बिकॉज ड्यूरिंग कोविड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स, और वो इंसेंटिव्स अभी जाने के बाद भी वो डिमांड सस्टेन हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. हेंस इट इज़ रियल एस्टेट साइकिल इज ऑल्सो somewhat similar to the capex cycle, and it is still there is some scope in terms of the cycle, and यहाँ पर भी एंसिलरी भी खेल सकते हैं, फाइनेंसर्स भी खेल सकते हैं और डेवलपर भी खेल तो सकते हैं. होम लोन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सीमेंट भी आप इंटरेस्टेड हैं सीमेंट में? नहीं, हमने सीमेंट से दूर रखा है. हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई डिमांड इज नॉट वेरी फेवरेबल, स्पेशली इन द साउथ मार्केट. बट हैविंग सेड दैट, it is probably an area that will also benefit, but cement is split between road and housing demand, so those are the two big drivers. So real estate में ऐसे आप देखेंगे तो volumes are back, but it is nowhere close to what it was at the peak of the previous cycle. You have to look at the demand supply dynamics of that particular sector, और वहाँ पे अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सीमेंट प्लांट्स की, वो अब 75-80% की तरफ जा रही है. तो येस, यू आर राइट, वहाँ पे भी प्राइसिंग पावर आ सकता है, बट इट इज़ मोर अ पर्सनल बायस एंड प्रॉब्ली बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टाइम द साइकिल प्रॉपर्ली, इसीलिए हमने सीमेंट से दूर रखा है अपने. सो आपने कमोडिटी यूजर्स, कैपेक्स, डोमेस्टिक एज वेल एज थोड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को पार्ट बनाया है, और आपने डेट वापस से, जैसे कहते हैं ना कि एक बार लेवरेज वापस सिस्टम में आ रहा है, उसको अपने पार्ट बनाया. आपने मेटल से बात नहीं की, आपने फार्मा और आईटी पे भी बात नहीं की. क्या ये आपके अवॉइड या ट्रिम लिस्ट पे है? करेक्ट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अवॉइडिंग दोज सेक्टर्स, एंड मेटल्स और सीमेंट और वगैरह हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ एरिया नहीं है वो. और फार्मा और आईटी हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लग रहा है येस देयर इज़ लॉट ऑफ वैल्यू. काफ़ी स्टॉक्स गिर चुके हैं फार्मा और आईटी में, एंड मे बी फार्मा इज अहेड इन दैट सेंस बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, जबकि आईटी के प्रॉब्लम लास्ट 2-3 क्वार्टर से ही शुरू हैं. तो फार्मा में वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, बट वो जो यूएस मार्केट का जो था रिवाइवल इज़ नॉट हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. वहाँ पे जो एपीआई और ओरल ड्रग्स की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 8-10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइसेस गिरते रहते हैं, जो इस क्वार्टर में इनफैक्ट 6% के आसपास गिरे हैं, विच इज़ बेटर देन लास्ट क्वार्टर, बट स्टिल इट इज़ अ ड्रैग ऑन द बेस बिजनेस. सो प्रोबेबली सम मोर टाइम नीड्स टू पास बिफोर द प्राइसिंग पावर कम्स बैक. क्या होता है कि वहाँ पर अब सप्लायर 50 हो गए हैं और बायर सिर्फ 3 है, तो बायर्स आर एबल टू एक्सर्ट द काइंड ऑफ नेगोशिएशन पावर दैट वो अपने भाव पे ले रहे हैं. सो दैट बैलेंस ऑफ पावर नीड्स टू शिफ्ट. किसी प्रोडक्ट में 8-10 प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी शॉर्टेज होने लगेगी तो दे विल स्टार्ट गिविंग द मैन्युफैक्चरर्स द प्राइस दैट दे वांट. तो इससे जो बेस बिजनेस की प्राइसेस नीचे जा रही हैं वो वापस ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी. आई थिंक दैट फेज हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, प्रॉब्ली अ ईयर डाउन द लाइन दैट कैन हैपन. केमिकल्स हिस्टोरिकली एक बात तो आपसे बहुत सीखने को मिल रही है रवि, कि आपने लास्ट साइकिल में फार्मा में क्या जो मास्टरी की थी वो आपको बहुत बेनिफिट की. इस साइकिल ने मुझे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, लेंडिंग और आपने नए सेक्टर्स पे डीप रिसर्च, तो इवन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. आप अपनी हर साइकिल में जो सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है उस तरफ टिल्ट होना ही पड़ेगा आपको. सो ये हमारा अप्रोच है. लॉट ऑफ पीपल लाइक टू फोकस ऑन ओनली कंज्यूमर्स और ओनली स्ट्रक्चरल स्टोरीज, पर हम टॉप डाउन और बॉटम अप को कंबाइन करते हैं. टॉप डाउन हम पहले ये देखते हैं कि कौन से थीम्स हैं, जो कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर पीरियड, एंड देन विद इन दोज सेक्टर्स वी ट्राई टू आइडेंटिफाई विच आर द कंपनीज दैट आर बेस्ट पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट साइकिल. किसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कौन मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है. सो ऑल दोज थिंग्स गो इन टू आइडेंटिफाइंग कि कौन सी कंपनी हमें लेनी चाहिए. सो येस, सो केमिकल में ये जो हमने 2013-14 में हमने जो तेज़ी की थी वो हमने 20-21 में जाके वो कहीं कम कर दी है, बिकॉज द स्टॉक्स हैव गॉन बजर्क. जो 20-20 गुना 30-30 गुना भाव शेयर के भाव बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ 2-3 साल तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए. बट अगेन दैट इज़ अ वेरी 2-3 ईयर काइंड ऑफ रिव्यू. अगर आप मुझसे पूछे कि 5-10 साल में क्या यहाँ तेज़ी हो सकती है, तो मुझे लगता है वहाँ येस हो सकती है, बिकॉज केमिकल का और अभी भी हम 3% मार्केट शेयर से 4-4.5% पर पहुंचे हैं. ये 6-7% तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है. So and there will be some particular companies out of this that will become very, very large. So we will have the BASF and Dow DuPonts of the world in our country also, hopefully.
रवि, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके 3 पोर्टफोलियोज हैं, 3 स्ट्रेटेजीज आप रखते हैं, तीनों असॉर्टेड हैं, इंडिविजुअल स्टाइल्स ऑफ फंड मैनेजर्स। अगर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपने कॉम्बिनेशन में रखा है वैल्यू ग्रोथ और हाई अर्निंग्स पोटेंशियल का, आपका एवरेज वैल्यूएशन क्या होगा ईच ऑफ द पोर्टफोलियोज का, और अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी 3-4 साल? सो वैल्यूएशन इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग। मैं आपको बोलूं कि इफ़ आई वर टू टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी जहाँ पे 50 का पी चल रहा है तो आप बोलोगे ये तो बहुत महंगा है, बट व्हाट यू हैव टू सी वेयर इट इज़ इन द साइकिल ऑल्सो। ये 50 का पी लो प्रॉफिट के लिए की वजह से है या भाव बढ़ने की वजह से है? श्योरली थोड़े बहुत भाव बढ़े हुए हैं, बट प्रॉफिट साइकिल आप देखेंगे तो यहाँ से 3-4 साल की विजिबिलिटी दिख रही है। एंड इन दैट सिनेरियो जो ये मल्टीपल है, मल्टीपल 50 का 40 भी होगा तो भी प्रॉफिट ग्रोथ इतना होगा कि यहाँ से एब्सोल्यूट प्रॉफिट और भी बन सकती है। सो दैट इज़ व्हाट कीप्स अस एक्साइटेड कि यहाँ से करेक्शन ही आ सकता है इन सेक्टर में, मंदी नहीं आ सकती। एंड दैट इज़ वाई एट एनी करेक्शन और समथिंग यू शुड बी लुकिंग टू बाय इन दीज सेक्टर्स, इन दीज साइक्लिकल्स, वेदर इट इज़ कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब क्रेडिट ग्रोथ ने जैसे आपने बात की 16% प्लस आया और लास्ट 10 साल का हाईएस्ट है, तो इस 16% पे तो थोड़ी ना रुकेगा। मुझे तो लगता है यहाँ से और बढ़ेगा और यहाँ पे ये 15% प्लस सस्टेन हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ डिमांड दैट वी आर सीइंग। सो ये साइकिल और चलनी है यहाँ से, ये साइकिल यहाँ नहीं खत्म हो रही है। अगर विदाउट ग्लोबल रिसेशन हम 8% ग्रो कर सकते थे, तो विथ रिसेशन हम 7% ग्रो करेंगे, बट उससे ज़्यादा कुछ कम नहीं होना है। राइट, ऑल राइट रवि, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने अपना पोर्टफोलियो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी और अभी आप किस तरह से बाजार को अप्रोच कर रहे हैं डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। थैंक यू सो मच।